डीएनए सीक्वेंसिंग। तो अब जो न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है वो है डीएनए सीक्वेंसिंग। अब डीएनए सीक्वेंसिंग जो होता है इसमें सबसे पहला, इसमें मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डीएनए के अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड के बाद आ रहा है, वो चीज़ हम जो ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स है वो पता लगाने के लिए डीएनए सीक्वेंसिंग करवाते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आपको पता चल जाता है इसके थ्रू। अब इसके अंदर जो भी सीक्वेंसिंग मेथड्स है उनके अंदर सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग में आता है। डिफरेंट जनरेशन्स के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो फर्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग, इसमें आता है सेंगर्स मेथड, सेंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड। अब सेंगर सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, so this method is also known as chain termination method, chain termination method भी इसे बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है जिसे डाई डीऑक्सी मेथड भी बोला जाता है, डाई डीऑक्सी मेथड। अब ये जो मेथड होता है इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसे मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड बोलते हैं। तो मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड ये होता है। मैक्सम गिलबर्ट भी पढ़ाऊंगी मैं आपको क्या होता है। तो ये जो मेथड होता है सेंगर सीक्वेंसिंग का, इसके अंदर चेन टर्मिनेटर, चेन को टर्मिनेट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, चेन टर्मिनेटर बोलते हैं उसे। एंड चेन टर्मिनेटर जो यहाँ यूज़ किया जाता है, टर्मिनेटर, वो होता है DDNTPs, DDNTPs यानी डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो ये मेथड होता है DDNTPs का। DDNTPs का यहाँ पे चेन टर्मिनेटर की तरह यूज किया जाता है। किस लिए चेन टर्मिनेशन कर देती हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये कॉज कर देते हैं चेन टर्मिनेशन बिकॉज दे लैक 3' ग्रुप। तो 3' ग्रुप इनके पास है नहीं, तो न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ ऐड होंगे, वो ऐड नहीं हो पाएंगे, तो चेन वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाएगी और ज़्यादा फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाएगी। तो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स होंगे, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनका नाम याद रखना DDNTPs। और एक और चीज़ याद रखना कि इस पूरे मेथड के अंदर DNTPs का भी यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मल DATP, DTP, DTTP बोलते हैं। इसके अलावा DCTP होता है, DGTP होता है, उनका भी यूज़ करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज मोर देन DDNTPs। DDNTPs कम होते हैं, DNTPs ज़्यादा होते हैं। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि क्या रेशो होती है DDNTPs की और DNTPs की। तो अगर आपसे ये पूछते हैं DDNTPs की विद रिस्पेक्ट टू DNTPs, तो नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, मैंने बताया अभी आपको। DNTPs ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये कम यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो भी इसका रेशो आएगी वो आएगी लेस देन 1 होगी या मोर देन 1 होगी, लेस देन 1। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है लेस देन 1, 1 से छोटी होती है, क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं DNTPs की रेशो विद रिस्पेक्ट टू DDNTPs। तो यहाँ पे कितनी होगी, मोर देन 1। हाँ, मोर देन 1। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इन्हें अच्छे से करके जाना। DDNTPs का DNTPs के कंपैरिजन में रेशो कितनी आती है, तो DNTPs ज़्यादा यूज होते हैं, DDNTPs कम यूज होते हैं।
तो अब इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं हम। सेंगर सीक्वेंसिंग में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसे रब कर रही हूँ। मैं इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो अगर कुछ ना भी समझ आए तो आप एक बार फिर से देख सकते हो, और अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है या कुछ होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आता है SSDNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। देन यू वुड रिक्वायर DNA प्राइमर। DNA प्राइमर, एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मल कंडीशंस में जब भी हम रेप्लिकेशन करवाते हैं DNA की, तो उसके अंदर हम RNA प्राइमर्स का यूज़ करते हैं, मतलब सेल जो होता है वो RNA प्राइमर यूज़ करता है, बट यहाँ पे हम DNA प्राइमर्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ चाहिए होता है DNA पॉलीमरेज। So DNA polymerase is required. Then there is a requirement of radio-labeled, radio-labeled DDNTPs का यूज करते हैं। ये रेडियो लेबल्ड होते हैं ताकि इजीली कहाँ पे बाइंड हुए ये सब चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकें। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेप्स क्या है इस पूरे प्रोसीजर को कैरी आउट करने के लिए। तो इसके अंदर 4 सीक्वेंसिंग रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। 4 सीक्वेंसिंग रिएक्शंस, 4 सीक्वेंसिंग रिएक्शन ट्यूब्स का यूज़ करते हैं, जिनके अंदर चारों के अंदर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स भी डालते हैं एंड DDNTPs भी डालते हैं। अब ये पूरे स्टेप्स किस तरीके से कैरी आउट होते हैं, तो ये मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाती हूँ। Senger's method of DNA sequencing. तो इस तरीके का होता है। आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर प्राइमर है, टेम्पलेट है, DNA पॉलीमरेज है, DDNTPs हैं और नॉर्मल वाले DNTPs भी हैं। तो अब क्या करोगे आप इसमें, आप इन सबको जब कंबाइन कर दोगे इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर को, तो आपके जो भी स्ट्रैंड्स बनेंगे वो स्ट्रैंड्स अलग अलग लेंथ के बनेंगे। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे आपको पिंक दिख रहा होगा, पिंक डॉट, ये रहे पिंक डॉट्स 2, तो इसका मतलब है GTP पे रुक गया ये एक्सटेंशन। सिमिलरली यहाँ पे रेड डॉट है यानी TTP पे रुक गया, ब्लू डॉट का मतलब CTP पे रुक गया और ग्रीन डॉट का मतलब DDATP पे रुक गया। तो इस तरीके से जो चेन की टर्मिनेशन होती है वो अलग अलग रीजन्स पे होती है। तो आपके पास अलग अलग रीजन्स के जो ये DNA सेगमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये प्राइमर इलोंगेशन कर रहा था और चेन टर्मिनेशन हो गया यूजिंग DDNTPs। अब ये जो भी आपके पास ये आए, ये डिफरेंट लेंथ के DNA सेगमेंट्स आए, इन सब का आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आप क्या करते हो, ये जेल है, ये कैपिलरी जेल है, इस कैपिलरी जेल के अंदर DNA सैंपल को डाल देते हो। तो अलग अलग तरीके से वो जो सैंपल होगा उसके स्ट्रैंड्स जो हैं अलग अलग रीजन पे जाके बैंड शो करेंगे। लेज़र जब उनसे आप पास करते हो तो वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं और कलर प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ हमें पता था कि TTP जो होते हैं वो रेड शो करते हैं, ATP ग्रीन शो करते हैं, CTP ब्लू शो करते हैं एंड GTP पिंक शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंट कलर्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो कलर्स हैं इन्हें डिटेक्ट हम खुद नहीं करते, इन्हें डिटेक्टर मशीन होती है, वो डिटेक्टर मशीन डिटेक्ट करती है और फिर उसके बाद बताती है डिटेक्शन ऑफ फ्लोरोफोर। तो डिटेक्शन जो भी रेडियो एक्टिव
एलिमेंट्स का होगा उसकी डिटेक्शन हुई, यानी फ्लोरोफोर्स को डिटेक्ट किया गया, एंड वो सारी चीज़ें जो होंगी वो कंप्यूटर में आ जाएंगी, जो भी उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली, यानी कहाँ पे कितना न्यूक्लियोटाइड है, क्या सीक्वेंस है, वो सारा कंप्यूटर निकालता है, हमें खुद से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर में, वो उसमें एनालाइज करते हैं और इस तरीके का एक क्रोमेटोग्राफ बना देते हैं। और उस क्रोमेटोग्राफ में यहाँ नीचे पीक्स आती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, और ऊपर सीक्वेंस आता है, फॉर एग्जांपल GC TCA TAGCT, इस तरीके का सीक्वेंस आपको मिलेगा ऊपर लिखा हुआ। अब ये सीक्वेंस है जो हमारे DNA सैंपल का था, जो हमने यूज किया था फॉर दिस होल प्रोसेस, एंड दिस क्रोमेटोग्राम इज देन प्रिंटेड, और उसको प्रिंट करने के बाद उसका जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है वो देख लिया जाता है। वैसे तो नॉर्मली इसे एक फाइल के तौर पे सेव कर लेते हैं, एंड इस पूरे DNA सीक्वेंस को आप एज अ सीक्वेंस भी सेव कर सकते हो, तो आपको पूरा सीक्वेंस जो है एक PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा कि G के बाद C है, C के बाद T है या A है, ये सब पूरा सीक्वेंस लिखा होगा। तो इस तरीके से पूरा जो सेंगर मेथड है DNA सीक्वेंसिंग का वो कैरी आउट किया जाता है। यही वो मेथड है जो DNA सीक्वेंसिंग के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं कंपनीज। तो अगर हम किसी कंपनी को अपना DNA सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए, तो वो उसकी सीक्वेंसिंग करा के 2-4 दिन में दे देते हैं, और वो यही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उनके पास हर चीज़ के लिए मशीन होती है, तो खुद नहीं करना होता उन्हें कुछ भी, सारी चीज़ें मशीन्स करती हैं, और वो मशीन्स फिर एंड रिजल्ट क्रोमेटोग्राम बना देती हैं और DNA का सीक्वेंस भी बना देती हैं। अब दोनों क्रोमेटोग्राम और DNA का सीक्वेंस दोनों हमें भेज दिया जाता है, जिन्होंने भी सैंपल प्रोवाइड किया था, या तो मेल कर देंगे वो, या फिर आपको वो रिपोर्ट देने आ जाएंगे उसके एनवेलप वगैरह के अंदर। तो इस तरीके से पूरा सेंगर्स मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग का यूज़ किया जाता है। ये सारे डिफरेंट बैंड सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि डिफरेंट लोकेशंस पे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे थे, और वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ जहाँ भी ऐड हो गए DD वाले, वो वहाँ जाके उन्होंने टर्मिनेट कर दिया इलोंगेशन फेज को, तो वहीं रुक गया। तो ये था पूरा सेंगर्स मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 3-OH ग्रुप नहीं होता DD-NTPs पे, जिसकी वजह से इलोंगेशन वहीं रुक जाता है। प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है, DNA पॉलीमरेजेस चाहिए होते हैं, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स एंड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स दोनों चाहिए होते हैं। तो क्लियर है सबको? मैं हाँ, इसे हम कौन से क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं? इसको क्रोमेटोग्राफ, DNA क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। उसे नहीं मैम, जो प्रोसेस थी मतलब इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते नहीं थे, नहीं उससे नहीं, पहले वो दूसरे। वाला नहीं होता। ये यहाँ पे ये जो क्रोमेटोग्राफ है सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कलर्ड पीक्स आपको दिख रही हैं, ये एज सच वो क्रोमेटोग्राफी वाला प्रोसीजर नहीं है। ओके मैम। हाँ, कलर्ड ग्राफ है इसीलिए क्रोमेटोग्राफ, क्योंकि क्रोमा का मतलब कलर होता है, सिर्फ इसलिए है। क्रोमेटोग्राफी जो दूसरा प्रोसीजर है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, या जो भी डिफरेंट होते हैं जिनमें बीड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो सब यहाँ नहीं होता, वो वाला क्रोमेटोग्राफी नहीं। क्लियर? ओके मैम। तो ये था चेन टर्मिनेशन मेथड, जो कि सेंगर्स मेथड ऑफ DNA सीक्वेंसिंग का। अब एक और हम देखते हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ देखते हैं। सो सेकेंड जनरेशन का DNA सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं हम। अभी तक हमने पढ़ा फर्स्ट जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग, अब है सेकेंड जनरेशन DNA सीक्वेंसिंग प्रोसीजर। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस मेथड को बोला जाता है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, क्योंकि मैक्सम एंड गिलबर्ट दो साइंटिस्ट्स ने ये मेथड दिया था। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, केमिकल डिग्रेडेशन
मेथड। अब यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? तो यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर क्या चाहिए होता है? उनके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए होता है, जो भी डीएनए सीक्वेंस है, जो हमें सीक्वेंसिंग जिसकी करनी है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स का। इसके अलावा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड करता है टू दी 5 प्राइम एंड, तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा डीएमएसओ नाम का एक केमिकल होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोला जाता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये चाहिए होता है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, ये सब है। तो दिस इज द मेन केमिकल विच इज यूज्ड इन दिस केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। तो इसके अंदर करते क्या है, तो इसके अंदर का प्रोटोकॉल जो होता है वो मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। तो हम सबसे पहले लेबल करेंगे, लेबलिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो भी आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसकी लेबलिंग करते हैं विद 5 प्राइम फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं ऑन दी 5 प्राइम एंड, एंड दिस फॉस्फेट इज P32 यानी रेडियो लेबल्ड वाला फॉस्फोरस होता है, इसका यूज करते हैं। एंड दिस एडिशन इज कैरीड आउट बाय द एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब जब लेबलिंग कर दी उसके बाद होता है डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन ऑफ बोथ दी स्ट्रैंड्स। तो डीएनए स्ट्रैंड्स का डीनेचुरेशन यूजिंग डीएमएसओ। तो डीएमएसओ केमिकल का यूज करके डीनेचुरेशन कर देते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स की। एंड ये जो डीनेचुरेशन है ये किया जाता है एट अराउंड 90 डिग्री सेल्सियस। तो 90 डिग्री सेल्सियस पे डीएमएसओ का यूज करके डीनेचुरेशन करेंगे डीएनए के स्ट्रैंड्स। तो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दोगे आप, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड separation of fragments, separation of fragments। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं उन डीएनए स्ट्रैंड्स की जिनको हमने डीनेचर किया था यूजिंग डीएमएसओ। तो डीएमएसओ की हेल्प से डीनेचर भी करा था और केमिकल डिग्रेडेशन भी कर दी थी कुछ कुछ पोर्शन की। तो उसका फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करके फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और फिर उन फ्रेगमेंट्स को देखते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स, मशीन्स जो भी होती हैं, और फिर वो बताती हैं कि दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए जो भी आपने प्रोवाइड किया था। तो ये पूरा मेथड होता है मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड। इसे समझने के लिए हम फिगर देखते हैं। तो मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड, तो इसका जो मेथड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो आपके पास एक डीएनए सैंपल था, उसमें आपने रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस ऐड कर दिया एट दी 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पे रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस ऐड कर दिया अपने डीएनए सीक्वेंस में। अब यहाँ पे क्लीवेज करवाते हैं, डीएमएसओ जो हम यूज कर रहे हैं वो क्लीवेज कॉज करेगा एट डिफरेंट साइट्स। वो साइट्स क्या होंगी? ए जी के पास, जी के पास, सी के पास या सी टी के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए जी सीक्वेंस जो है वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा, इस रीजन में।
AC जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका फ्रेगमेंट है वो GCT के बाद रुक जाएगा, तो GCT के बाद फॉर्मेशन नहीं हुई। उसके बाद आपका क्या है, GCT TAC के बाद क्लीवेज हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी AG मिलेगा। जैसे ये GT लिखा है ना, यहाँ पे A और G मिलेगा, दूसरे स्ट्रैंड पे A मिलेगा और यहाँ पे G मिला है। तो इस तरीके से देखा जाता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है उसका एक न्यूक्लियोटाइड और एक इस स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे भी कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है। तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंट मिलेगा। फिर सिमिलरली दूसरा फ्रेगमेंट मिलेगा जो यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फ्रेगमेंट्स मिलेंगे A+G के हिसाब से, फिर कुछ मिलेंगे G के हिसाब से। तो जहाँ जहाँ G होगा उसके आसपास क्लीवेज होगी, तो CG के बीच में यहाँ क्लीवेज हो गई तो एक बैंड आपको मिला। सिमिलरली C के पास क्लीवेज होगी तो आपको एक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ G वाला, फिर एक C यहाँ भी है तो एक यहाँ मिलेगा GCTA वाला फ्रेगमेंट। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गए। फिर C+T का कॉम्बिनेशन C+T यहाँ है, तो G के बाद C+T है तो G के बाद रुक जाएगा। या फिर A और T जो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे भी एक क्लीवेज हो जाएगी, क्योंकि T के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ A आएगा, A के कॉम्प्लीमेंट्री T आएगा और C इस स्ट्रैंड में, तो TC मिल गया तो वहाँ पे भी क्लीवेज हो जाएगी। इस तरीके से जो भी DNA सेगमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स पे क्लीवेज शो करता है। एग्जैक्ट आपको ये याद नहीं रखना कि कहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये याद रखना है कि क्लीवेज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, ये साइट्स याद रखनी है। आपके एग्जाम में इतना पूछा जा सकता है। और उस मेथड को क्या बोलते हैं, किसने डिस्कवरी की थी, ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। फिर ये जो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स मिले इनके आप सीक्वेंसिंग करते हो, और सीक्वेंसिंग में आप सबसे नीचे से नोट करना शुरू करते हो न्यूक्लियोटाइड्स के नाम। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो C और C+T में यहाँ बैंड मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है, तो दिस सीक्वेंस वुड बी द कॉमन सीक्वेंस बिटवीन द टू, दैट इज C। तो C होगा। यहाँ पे C+T में मिल रहा है बट C में नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द सीक्वेंस T। यहाँ पे A+G में मिल रहा है बट G में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है A। फिर ये C और C+T दोनों में मिल रहा है तो ये C है। यहाँ A+G और G दोनों में मिल रहा है तो ये G है। ये C+T में शो हो रहा है बट C में नहीं हो रहा, तो दिस इज T। ये A+G में शो हो रहा है बट G में शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये A है। तो सीक्वेंस जो होगा वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा आपके सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का। ये आप देख सकते हो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का मिलता है, और ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आपको पूरा जो मेथड है सीक्वेंसिंग का वो इस तरीके से फॉलो किया जाता है जो मैंने आपको अभी मेंशन किया। तो ये तरीका है पूरा मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग का। क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। बीच में अगर आपका डिस्कनेक्ट हुआ होगा तो मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी, उसमें से देख लेना। नेक्स्ट एक लास्ट डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसीजर होता है, तो फिर हमारा ये डीएनए लाइब्रेरी भी हो गया और ये वाला सीक्वेंसिंग वाला टॉपिक भी हो गया आज। तो एक लास्ट पढ़ लेते हैं जिसे बोलते हैं NGS टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इसे बोलते हैं थर्ड जनरेशन। NGS टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंसिंग इज आल्सो नोन एज हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग। हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग भी इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैक्सिम गिलबर्ट था या फिर सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड था, तो वहाँ पे जो था बहुत कम डीएनए सैंपल्स को हम सीक्वेंस कर सकते हैं एक टाइम इंटरवल में। बट नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग होती है जो थाउजेंड से लेके मिलियंस ऑफ डीएनए सैंपल्स साइमल्टेनियसली सीक्वेंस करती है।
thousands to millions of DNA molecules are sequenced at one go. एक ही टाइम में सारे सीक्वेंस कर दिए जाते हैं, तो बहुत सारे डीएनए के सैंपल्स इजीली आप सीक्वेंस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में आते कौन कौन से सीक्वेंसिंग मेथड है। ये सिंगल सीक्वेंसिंग मेथड नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सीक्वेंसिंग मेथड्स आते हैं, सारे आपको नहीं पढ़ने हैं डिटेल में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इट इंक्लूड्स ऑल द सीक्वेंसिंग मेथड्स आफ्टर सेंगर सीक्वेंसिंग। बोला जाता है मैक्सिम गिलबर्ट ने पहले अपनी सीक्वेंसिंग दी थी एंड सेंगर ने बाद में दी थी। तो सेंगर्स मेथड के बाद जो भी आए वो सारे सीक्वेंसिंग मेथड्स नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड्स में काउंट किए जाते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन्स के थ्रू की जाती है, जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसर्स बोलते हैं। वो मशीन्स जो होते हैं उनकी बहुत कम कॉस्ट होती है ऑफ मेंटेनेंस, तो मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, और जो डीएनए सीक्वेंसिंग होगी वो भी कम कॉस्ट में हो जाएगी। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आजकल फॉलो करते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो सेंगर सीक्वेंसिंग पे ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जिन भी कंपनीज को वो प्रोवाइड करते हैं, अगर कंपनीज जो हैं वो अगर मान लेते हैं हमारा डीएनए सैंपल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ हाँ ऐसे ही हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मेन हमारा टारगेट डीएनए कोई और था, लेकिन आप इसको भी साथ में सीक्वेंस कराना चाहते हो, तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं सेंगर सीक्वेंसिंग को, क्योंकि यहाँ लोअर कॉस्ट बोला तो हुआ है, बट इसमें जो मशीन्स होती हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर किसी कंपनी के पास वो मशीन्स नहीं है तो वो इजीली इन सीक्वेंसिंग मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं।